हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। वक्त हो गया है पूरे दिल से आप सबके साथ मिलने का। सो मैं आप सबको आपके यूथ शो पूरे दिल से, मैं अपने पूरे दिल से वेलकम कहता हूं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम हमेशा ये प्रे करते हैं आप हमेशा ठीक रहें, क्योंकि ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। सो करते हैं बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारी टीम की तरफ। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है मैरियन सैमसन। मैरियन, क्या हाल है आपका? हाय ऑगस्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा रहा आपका सारा वीक लास्ट? मेरा लास्ट वीक बहुत एक्साइटिंग रहा एंड आई हैव बीन वेटिंग टू कम ओवर हियर एंड डिलीवर अ गुड मैसेज टू माय ऑडियंस। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैरियन, हमें लास्ट एपिसोड का हमें रिस्पांस मिला। शॉर्टकट मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के जो बिखरे हुए माइंड थे वो क्लियर हुए। हाँ, कि वी शुड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वी शुड ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग एज़ वेल। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा होता है। जरूर आज भी बातें सीखेंगे। आपने वादा किया कि वो नेक्स्ट एपिसोड में भी साथ होंगे, तो अपने वादे के मुताबिक हम नेक्स्ट एपिसोड में उनको आज के एपिसोड में जोशुआ को लेकर आए हैं। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा रहा आपका सारा लास्ट वीक? लास्ट वीक मेरा बहुत अच्छा गुजरा एंड राइट नाउ आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट जोशुआ वंस अगेन बिकॉज उनकी स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। इट वाज रियली गुड दैट उनका जिस तरीके से he got a struggle, he struggled for himself after his parents weren't there. It's really good. वेरी गुड, बिल्कुल। सो वही बात है, जब हम खुद किसी से इंस्पायर होंगे तो हम किसी और को इंस्पायर कर पाएंगे। सो बहुत अच्छा है। ब्रिटनी तो बहुत इंस्पायर हुई है। एरिक, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ऑगस्टिन, जिस तरह ब्रिटनी ने और मैरियन ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हाँ बिल्कुल पिछला हफ्ता बहुत अमेजिंग था गुजरा हम, और मैं एक्साइटेड था कि और इंतजार में गुजरा कि हम आए और दोबारा से बातचीत करें और अपने व्यूअर्स से भी बात करें। तो जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं, उनकी लाइफ स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल थी और हर बात उनकी बहुत कहते हैं ना कि हमें गूज बम्स दे रही थी कि हम लोग सुन रहे थे। और मैरियन, उन्होंने बताया कि उनके मदर फादर के गुजरने, पेरेंट्स के गुजरने के बाद उन्होंने कितने पूरे दिल से अपने उस काम को स्ट्रगल को जारी रखा। तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स जब हमारे साथ होते हैं तो हमारे पास एक होता है कि समवन इज ऑन आवर बैक, कोई हमारे लिए खड़ा है। लेकिन जब नहीं है फिर भी उस स्ट्रगल को पूरे दिल से करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा जुमला आपने याद करवाया कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो दर हकीकत हमारी पहली सपोर्ट होते हैं। हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स तो जनाब बिल्कुल, जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, जब तक मैं समझता हूँ आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आप अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करें। और मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए एक लॉ भी है। हर मजहब, हर रिलीजन आपको इस बात का जरूर दावा देता है कि अपने पेरेंट्स की बहुत बहुत रिस्पेक्ट करें। ये हम सबके लिए भी जरूरी है। मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स एक बहुत ही खास ब्लेसिंग है हम सबके लिए। क्या कहते हैं मैरियन आप इस बारे में? एग्जैक्टली ऑगस्टिन, पेरेंट्स से बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है, पेरेंट्स से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है इंसान के लिए। और मैं ये बात कहना चाहूंगी कि आसमान पर खुदा और जमीन पर माँ बाप, बस ये दो हस्तियां हैं हमारे पास। उसके अलावा बाकी जो सब कुछ है वो ख्वाब है, वो सब कुछ मैं कहूंगी कि बाकी सब चीजें फजूल हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। आसमान पर खुदा और जमीन पर माँ बाप, बहुत अच्छी। सो जनाब कहते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, और अगर आप जिंदगी बहुत ही सैड फेस के साथ, बहुत ही टेंशन के साथ, बहुत ही किसी बोझ के साथ गुजार रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आप जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि आप जिंदगी काट रहे हैं। सो बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी का जो बोझ है उसे हटाएं। जिस तरह आप अच्छे कपड़े पहनते हैं उसी तरह जरा अच्छी सी स्माइल भी अपने फेस पे रखें, अपने सारे उस बोझ को हटाएं और जिंदगी को जरा एंजॉय करें। जिंदगी को शॉर्टकट नहीं बनाएं। मैरियन, शॉर्टकट से मैं याद आया, बहुत अच्छा हमने इंटरव्यू सुना, सो दोबारा आप लेकर जा रही हैं इस तरफ? एग्जैक्टली, मैं लेकर जा रही हूँ ऑगस्टिन। और जो आपने स्माइल की बात की, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि ऑगस्टिन जैसी स्माइल अपने फेस पर वेयर करें रोजाना। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं, जो जिनका इंटरव्यू किया, उनको सुनने के बाद ऑन अ सीरियस नोट मैं ये कहूंगी कि आपको जिंदगी जीने का मतलब कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द हार्डशिप्स ही कंटिन्यूड हिज स्ट्रगल, और आज जो वो हैं उनका काम उनके लिए बोलता है, उनकी अचीवमेंट्स उनके लिए बोलती हैं, और किसी तारुफ के वो मोहताज नहीं है। तो आई वुड टेक माय ऑडियंस बैक टू द इंटरव्यू। बिल्कुल। सो बिना किसी इंतजार के सबसे पहले चलते हैं मैरियन के साथ और दोबारा से जोशुआ के साथ मिलते हैं और बाकी की सारी बातों को देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। So, hello people. Marion is back with our segment कुछ करें कुछ बने। और जिस तरह हम लास्ट टाइम जोशुआ कीथ बेंजामिन से बात कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, और हम बात करते करते पहुंच चुके थे उनकी पर्सनल लाइफ तक, उन्होंने क्या क्राइसिस फेस किए हैं। तो अभी वी हैव जोशुआ ऑन आवर सेट्स एंड जोशुआ, वेलकम बैक। थैंक यू। तो आप हमें बता रहे थे कि आपके आपका सबसे ज़्यादा एक मूविंग मोमेंट उस वक्त लाइफ का हुआ है व्हेन योर पेरेंट्स पास्ड अवे। तो उस वक्त आपको पता चला कि लाइफ कितनी क्रूल है।
तो how did you compose yourself उस दौरान में, and where did you derive your strength from? Because you know Nick Vujicic का एक quote है कि I derive my strength from Lord Jesus Christ and you may find your strength in whatever you find it in. तो मुझे पता है कि आपका fountain head of strength तो आपका obviously you are going to say Jesus Christ. तो उसके बाद in this world who is the person that is the person whom you are going to rely on? That's obviously my mom. Okay, great. I take her as my role model. और मैं उनकी बातें, उनकी चीज़ें, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट थी. और वो जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने एक मेमोरियल सर्विस कार्ड पे, बिकॉज शी इज मेडिकल, तो मेडिकल से उनका ताल्लुक था, तो उनको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है. तो उन्होंने अपने एक मेमोरियल सर्विस के कार्ड पे तो उन्होंने खुद लिखवाया कि आई बॉर्न लाइक अ सोल्जर, आई लिव माई लाइफ लाइक अ सोल्जर, एंड नाउ आई एम डाइंग लाइक अ सोल्जर, die like a soldier. So वाकई हमने देखा भी उनकी ज़िंदगी बड़ी सोल्जर रही, बड़ी कमांडिंग रही. तो वो कभी किसी चीज़ से डरी नहीं थी, वो कभी किसी चीज़ से अफ्रेड नहीं हुई थी. उन्हें हर चीज़ का उन्हें सामना किया, हर एक की लाइफ में. And you know she has given birth to a soldier. Like आपकी जो testimony है, सारा आपका struggle है. तो Joshua, would you like to share your achievements अभी तक, because there are people out there जिनको नहीं पता कि जो कि मैं कहूँगी कि आपकी अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत फोरम्स पे डिस्कस हुई हैं, लेकिन आप यहाँ पे आप अपने खुद से बताएं कि what you have achieved आप. मेरी अचीवमेंट्स कुछ ऐसी थी कि जैसे अगर आप वर्शिप के हवाले से देखें तो मैंने 2 एल्बम्स किए हैं, जिसमें से एक एल्बम मेरे भाई का ही है, नाइजल बॉबी का. वो पूरा एल्बम मैंने म्यूज़िक डायरेक्ट किया उसका, एंड थैंक्स टू नाइजल बॉबी कि उसने मुझ पर ट्रस्ट किया, बिकॉज ये बहुत बड़ा काम होता है. आप अपना कैरियर किसी के हाथ में दे रहे होते हैं. तो वो नाइजल बॉबी का फर्स्ट एल्बम था और वो उसका फर्स्ट कैरियर का एल्बम था, और उसने अपना कैरियर मेरे हाथ में दे दिया कि भाई आपने करना है. उसके बाद मुझे एक बड़ा अच्छा मौका मिला, वो अभी लास्ट ईयर एक एल्बम आया है, मेरी ड्रीम्स थी उनके साथ कभी काम करने की. वो थे वर्शिपर आरिफ रॉजर, और मैं कभी उनके सिर्फ गीत सुना ही करता था. मेरे डैड भी बड़े फ़ैन थे उनके, मेरी मॉम भी बड़ी फ़ैन थी उनकी, और मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनके साथ काम करूँगा. तो मुझे लियो ट्यून्स जो है उन्होंने कांटेक्ट किया कि भाई हमें एल्बम करना है इस तरह, तो हम कराची आना चाह रहे हैं. तो मैंने फिर डिक्सन भाई से बात की, मैं कहा डिक्सन भाई वो एल्बम करना है. तो और वो मंथ ऐसा था सितंबर का, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स और चीज़ें कर रहे होते हैं. तो डिक्सन भाई ने कहा यार देख लो अगर कर सकते हो तो हाँ कर दो. तो मैंने उनको हाँ कर दिया और हमने स्टूडियो बिल्कुल बंद कर दिया, और हमने पूरा महीना उस एल्बम पे काम किया, जो कि मेरी जिंदगानी आरिफ रॉजर का भी एल्बम है. तो आप वो ज़रूर लें, ज़रूर सुने. उस एल्बम के ज़रिए खुदा ने इतनी बरकत दी कि मैं आपको बता नहीं सकता. मतलब वो उसके बाद बेसिकली मेरी एक पीक पॉइंट था वो मुझे मिला, वो मैं अभी आपको बताऊंगा. मतलब तब तक आपने सारा कमर्शियल काम छोड़ दिया, स्टूडियो में भी कुछ नहीं हुआ? उस पूरे महीने कुछ नहीं हुआ स्टूडियो में, सिर्फ उस एल्बम पे काम हुआ. लेकिन उस एल्बम, क्योंकि उस एल्बम पे मैंने अपने वक्त की दायकी दी थी, और जब आप वक्त की दायकी देते हैं, एक तो पैसे की दायकी देना होता है और एक वक्त की दायकी, तो जब आप खुदावंद के हज़ूर कुछ भी देते हैं तो वो रायगा नहीं जाती, मल्टीप्लाई करके वो आपको रिटर्न करते हो. उसका मैं आपको भी बताऊंगा कि वो मुझे मल्टीप्लाई करके वापसी कैसे मिली कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ. ये मैं लास्ट सितंबर की बात कर रहा हूँ, लास्ट सितंबर की. तो हुआ फिर, अब ये तो मेरी गॉस्पेल जो मेरी अचीवमेंट थी वो थी कमर्शियल अचीवमेंट. अब कमर्शियल अचीवमेंट मेरी ये थी कि मैंने बहुत सारी OSTs की, बेताशा OSTs की अहमद भाई के साथ, जिनमें से मेरी एक फेवरेट है दूसरी बीवी, यू नो दैट इज यू नो मेरा फेवरेट सॉन्ग है. एंड यू नो वो हमारा पहला सॉन्ग था, मेरा और अहमद भाई का OST की दुनिया में पहला सॉन्ग. मतलब अहमद भाई तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अहमद भाई के साथ मेरा पहला सॉन्ग था जो मैंने खुद अरेंज किया था, दैट इज दूसरी बीवी. उसके बाद फिर बहुत सारे बेताशा, अभी खुदा और मोहब्बत 2 किया, एक टर्किश ड्रामे इतने छोटी सी क़यामत की, बहुत सारे हमने किए. हमने फिर माहे मीर मूवी के गाने किए, हमने फिर कमर्शियली हमने हिजरत मूवी का बैकग्राउंड स्कोर किया. तो ये सारी हमारी अचीवमेंट थी. हमने एक एल्बम पे भी काम किया बहुत सारे. मैंने शाही भाई के साथ भी, जो कि वाइटल साइंस के फाउंडर में थे, उनके साथ काम किया. और उसके बाद फाइनली जो मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, वो थी कोक स्टूडियो. और अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि दायकी की बात जब मैं आपसे कर रहा था, तो सितंबर में जब हमने अपने सारा लॉस कर दिया, सारा काम छोड़ दिया, और हम लोग सिर्फ उस फोकस उस एल्बम के ऊपर रहे, और जब वो एल्बम हो गया, रिलीज़ हो गया, बहुत खुशी हुई. आरिफ भाई ने सब ने बहुत अप्रिशिएट किया. देन मैं इस्लामाबाद में था, मैं इस्लामाबाद से वापस आया हूँ,
तकरीबन उस वक्त उस दिन कोई 28 दिसंबर या 29 दिसंबर का डे था, आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो मैं आया हूँ, तो मुझे कोई एक पार्सल था मेरे पास, मैं इस्लामाबाद से लाया था, तो मुझे वो मोमिन पिक तक पहुँचाना था, मैं वहाँ लेके गया हूँ, वहाँ से वापस आया हूँ। रात के 1:30 बजे मैं अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तो मैं एक बहुत लंबा टूर करके वापस आया था, उसमें मैं इंटरनेशनल भी आया था। तो मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा तो एक कॉल आती मुझे अननोन नंबर से, उन्होंने मुझे कॉल कर, मैं कहते हैं हेलो जॉशुआ, मैं कह रहे हम आपको 3 हफ्ते से ट्रेस कर रहे हैं, सो आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, आपका फ़ोन बनता। मैंने कहा जी मैं आउट ऑफ स्टेट था। तो उन्होंने कहा आई एम कॉलिंग फ्रॉम कोक स्टूडियो, सो हम चाहते हैं कि आप कोक स्टूडियो में आए, हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो लाइक वो मेरे लिए बड़ा एक खुशी का मौका था कि यार कोक स्टूडियो से मुझे कॉल आ गई। मतलब मैं पहले कर ही जाता सजाद बे अली ज़फ़र इनके साथ, लेकिन वो एक फाइनल वो स्टेज पे मैं आके खड़ा हो गया। पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए वो एक पीक है कोक स्टूडियो, इस वक्त सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके पास। एंड देन मैं 2-3 दिन बाद, खैर मैंने उस वक्त उनको कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, मैं 3-4 दिन बाद, वो एक ईगोइस्टिक हो गया ना एकदम कि आर्टिस्ट बन गया कि यार अब मैं आर्टिस्ट होता हूँ। खैर मैं चला गया कोक स्टूडियो, तो वहाँ से वो मुझे वो चीज़ मिली, और उसके बाद से का अभी तक दूसरा सीज़न मेरा सीज़न 10 हुआ है। और इस दौरान भी मेरे सीज़न 9 करने के बाद दोबारा मेरे आई का प्रॉब्लम हुआ। मेरी फिर लेफ्ट आई तो राइट आई तो थी, लेफ्ट आई भी मेरी डिटैचमेंट हुआ, फिर उसकी सर्जरीज हुई, और उसका किस तरह सर्जरी हुआ, और मैं 6 महीने मेरी आँख में सिलिकॉन ऑयल डला रहा। लेकिन उस दौरान जब मेरे ऑपरेशन के 1 महीने बाद मुझे फिर कोक स्टूडियो से कॉल आई सीज़न 10 के लिए, तो मैंने उनको कहा कि मैं तो अभी कर नहीं सकता बिकॉज मेरा विजन का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी आई अभी ऑपरेट हुई है, सिलिकॉन ऑयल है, अभी एक और ऑपरेशन हो रहा है जिसमें से ऑयल रिमूव करेंगे, देयर तो मेडिकल प्रोसीजर्स। तो उन्होंने कहा कि यार तुम फिक्र क्यों करते हो, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब मैं कोक गया तो बिलीव मी कि वो मुझसे पहले वहाँ लोग खड़े हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे खुदा ने मेरे लिए रास्ता खोला और वहाँ अपने फरिश्तों को खड़ा किया हुआ है। तो वो जब मैं वहाँ गया तो वो मेरा सिस्टम लगा हुआ, चीज़ें लगी हुई, सब कुछ वहाँ रेडी था मेरे लिए। तो आई वाज सो ब्लेस्ड किया खुदा ने किस तरह मेरे रास्ते यहाँ खोले, हम मतलब रास्ता खोल दिया मेरे लिए। और उसके बाद मैं कोक स्टूडियो भी करता रहा, फिर मुझे डॉक्टर ने ट्रैवलिंग मना की हुई थी, लेकिन मैं उस दौरान ट्रैवलिंग इंटरनेशनल भी मैं ट्रैवल किया, क्या हो के आया। डिवाइन फेवर आपको हासिल रही अपनी पूरी जर्नी में, राइट? तो जोशुआ बताइए मुझे कि व्हाई डिड यू चूज कीबोर्ड? You are known as the piano maestro. So why did you choose keyboard? Why not any other instrument? कीबोर्ड इसलिए बिकॉज मेरे डैड जो थे वो खुद पियानिस्ट थे, उन्होंने जिनसे सीखा वो थे मास्टर सादिक अली, जो कि लोग म्यूजिक से पुराने लोग रिलेटेड हैं उनको पता होगा। मास्टर सादिक अली ब्लाइंड थे और वो मैडम नूर जहाँ और इनके साथ वो प्ले किया करते थे, और वो बहुत उस्तादों में उनका नाम आता है। तो बेसिकली पियानो वहाँ से मिला, तो बीच में मैं थोड़ा सा भटक गया था, बीच में मैंने एक बेस गिटार बजाना शुरू कर दिया था। That is भटकना। वो बीच में भटक गया, बेस गिटार बजाना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे जो मेरे एक डैड के जो मेरे एक स्टूडेंट हैं डेनिस विक्टर, जिनसे मैंने ही बहुत सीखा है, तो उन्होंने मुझे बोला यार तुम क्या शुरू कर दिया भाई, तुम तो कीबोर्ड बजाते थे, अच्छा गाते, बेस गिटार कब से शुरू कर दिया। तो उस वक्त एक जब बच्चा नया बंदा जवान हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर एक अपना एटीट्यूड चल रहा होता है, तो उसने कहा बॉस मैं तो ये करूँगा, तो मुझे भी ये था कि मैं ये करूँगा। लेकिन जब समझ आया कि नहीं यार ये बेसिकली आपका इंस्ट्रूमेंट ये है नहीं, कीबोर्ड ही है, तो फिर मैंने कीबोर्ड को ही किया, और कीबोर्ड ही क्योंकि बचपन से मुझे तालीम भी इसी की दी गई थी। बेस गिटार तो ऐसे ही पकड़ लिया था बीच में, एक शौक किया जी। तो बेसिकली मुझे घर से वो चीज़ ही मिली थी, कीबोर्ड ही, और चर्च पे भी कीबोर्ड ही बजाया हमेशा। एंड मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बहुत छोटा था, तो मैं कंपटीशन में गया, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, और हार्डली कोई 10-11 साल का होगा। तो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं जो कि अब बाहर रहते हैं अमेरिका में, रॉबिन जॉन, उनका सब नाम जानते हैं। तो मैं उनके सामने परफॉर्म कर रहा था, उस वक्त मैं हार्डली कोई 10-11 साल का होगा। तो उन्होंने मुझे बुला के और मुझे अवार्ड दिया, और इस तरह मैंने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं। And you deserve that, really. मुझे सोलो सिंगिंग में भी फर्स्ट प्राइज़ मिल चुका, मुझे क्वायर्स ने बहुत सारे प्राइज जीते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो सबके सामने है, और बहुत से लोगों को पता भी मेरी चीज़। तो जोशुआ आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कि क्या चीज़ है जो आपको अभी अचीव करनी है, टू क्वेंच योर थर्स्ट, या क्या प्रोजेक्ट है जो आप कहते हैं कि अब ये मुझे मिल जाए, दिस इज़ माय नेक्स्ट मूव? देखिए आने वाले 10 सालों में, पहले अगर आप देखें तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था। पहले तो ये था कि यार शौक था स्टूडियो में काम करने का, स्टूडियो भी कर लिया, शौक था लाइव परफॉर्मेंसेज वो भी हो गई, शौक था टीवी पे आने का वो भी आ गए। तो अब जब टीवी पे जब मैंने लास्ट सीज़न कर लिया था सीज़न 9, तो उसके बाद मुझे गोल तो शुरू से था म्यूज़िक,
लेकिन अब प्रॉपर अब ज़्यादा हो, क्योंकि जब आप किसी स्टेज पे आ जाते हैं, जब आप एक रोल मॉडल की तरह लोगों के सामने आते हैं, तो आपको फिर और मेहनत मल्टीप्लाई होती है और आपको उस जगह को मेंटेन रखने के लिए अपने आप को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मेरी अचीवमेंट यही होगी आने वाले 10 सालों में कि मैं और अच्छा म्यूज़िक सीखूँ और ज़्यादा म्यूज़िक सीखूँ। और जो बेसिकली मैं चाहता हूँ एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। आई नो उसमें बहुत मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल अपने आप को भी बिल्कुल ही ज़ीरो समझता हूँ और मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए शायद मुझे सारी ज़िंदगी, 10 साल तो बहुत कम है, शायद सारी ज़िंदगी लग जाए जो मेरा गोल है, जहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ। तो बस दुआ यही है खुदा से, हमें पता है कि इतना देर आपको नहीं लगेगी, बिकॉज इन योर लाइफ 29 ईयर्स में इतना सब कुछ अचीव करना, ऑडियंस कैन यू बिलीव जितनी इन्होंने अपनी अचीवमेंट्स बताई हैं कि वो कोई 29 ईयर्स में अचीव कर सकता है, यू कैन नाउ इमेजिन कि ये कितने अजीम शख्सियत है। एंड जोशुआ, मैं आई विल डेफिनेटली मैं आपसे ये कहूँगी कि हम माजरत ख्वाह हैं कि हमने कम्युनिटी की तरफ से आपको इतनी देर बाद अप्रोच किया। यू आर सच अ जेम, और हमने इतनी देर बाद आपको डिस्कवर ही कह लें किया, क्योंकि हमने इतनी देर बाद आपको अप्रोच किया, तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल बोलूँगा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं किसी क्रिश्चियन चैनल्स पे इस तरह आके, किसी क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह आके बैठा हूँ और इंटरव्यू दे रहा हूँ। मुझे इस चीज़ का बड़ा, मैं तो बल्कि एक्सपेक्ट कर रहा था शायद मुझे लास्ट ईयर ही बुलाया जाएगा, बट मुझे किसी ने कोई कॉल नहीं की। और मुझे बहुत इस चीज़ का, आप गिला कर सकते हैं, मुझे बहुत था कि यार, और कम्युनिटी ने, इनफैक्ट मैं सो कॉल्ड जो भी था, मैंने स्टूडियो किया या जो भी मेरी अचीवमेंट्स थी सबके सामने हैं। और आज आपके पास फेसबुक है, सोशल मीडिया पे सारे ही हैं, सोशल मीडिया आपके पास बहुत ईजी जरिया है, तो लोग सिर्फ लाइक करते हैं। तो अगर नीचे कमेंट कर देंगे और आप अगर एक वर्ड उस पर लिख देते हैं ना कि गॉड ब्लेस यू, तो बहुत हिम्मत बढ़ जाती है। जैसे एक बड़ी सिंपल सी मैं मिसाल यहाँ थोड़ी सी देना चाहूँगा कि एक बीमार के पास आप जाते हैं और बीमार को जाके आप ये बोल देते हैं ना कि यार फिक्र नहीं कर यार, हम तेरे साथ हैं, तो उस बंदे की हिम्मत डबल हो जाती है कि यार उसको अपनी बीमारी फिर याद नहीं कहते हैं ना, गुड़ ना दो गुड़ की बात कर लो। तो ये वाला, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा वो था कि यार कम्युनिटी मतलब कोई देख ही नहीं रहा, कोई आता ही नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं करता, कोई शेयर ही नहीं करता। लास्ट टाइम क्रिश्चियन ऑफ पाकिस्तान ने मेरा एक आर्टिकल छापा था, मैंने देखा, तो उन्होंने बस छापा था। अब गिला कुछ कम नहीं, अब मेरा बिल्कुल गिला नहीं है। एंड मैं उन चैनल्स को जरूर जो भी काम कर रहे हैं इसके लिए, जो भी सारी चीज़ें, मैं उन लोग को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ, एंड पूरे दिल से की पूरी टीम को कि उन्होंने मुझे याद रखा। हमारी भी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आप अपने करियर में और भी इससे आगे जाएं, एंड बहुत सारी बातें आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन हम अपने शो को यहीं तक रखेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और हमारी बहुत सारी दुआएं पूरे दिल से की टीम की तरफ से आपके साथ हैं। एज फॉर द ऑडियंस, वी आर नाउ साइनिंग ऑफ। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना मैसेज है, जोशुआ की स्टोरी से हम डिराइव कर सकते हैं कि कभी भी आप परेशान हो, यू आर फीलिंग दैट नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट, तो आपको याद रखना चाहिए कि एक ज़ात है जो कहती है मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ना हमवार रास्तों को हमवार बनाऊँगा। सो इसी थॉट के साथ वी आर साइनिंग ऑफ। देखते रहिए पूरे दिल से, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। वेलकम बैक ऑडियंस। मैरियन बहुत 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 अच्छे, मैं चाहता था कि इसका थर्ड पार्ट भी हम करें, लेकिन हम ऑगस्टिन बल्कि उन्हें बुलाएंगे दोबारा बुलाएंगे। तो बहुत ही मैं समझता हूं कि एक इंस्पिरेशनल हमें बातें पता चली, और बहुत अच्छा उन्होंने एक बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एक पॉइंट उन्होंने बताया कि वक्त की दया यकी। बहुत ही यूनिक सी बात हमें लगी कि वक्त की दया यकी, क्योंकि ऑगस्टिन हम हमेशा समझते हैं, मैंने भी यही सुना है कि स्टीवर्डशिप आपकी हमारी पैसे पर ही आकर रुक जाती है, मटेरियल चीजों तक ही कन्फाइन कर देते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने बात बताई कि टाइम जो है वो बहुत एक मेन फैक्टर है। टाइम पे आपकी स्टीवर्डशिप, आपके टैलेंट पर, और जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ आपने पूरे दिल से ऑफर करना है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कैसी अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि पूरा मंथ उन्होंने अपनी सारी जो कमर्शियल कमिटमेंट थी उसे बिल्कुल क्लोज किया, और पूरा का पूरा जिस एल्बम पे उन्होंने काम करना था उस एल्बम पे काम किया, अपने वक्त की दया की दी, और फिर जो उसकी ब्लेसिंग उन्हें मिली। और अगस्टिन, जैसा कि पहले मैरियन ने बताया और आप भी बात कर रहे हैं कि हम वक्त की दया की देना सबसे जरूरी है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर हम वक्त अपना खुदा को देंगे ना, तो खुदा अपना सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है। खुदा ने पूरी दुनिया हमारे लिए रखी है, हमें इस दुनिया में अगर रखा गया है किसी मकसद के लिए रखा गया, और ये सब चीजें हमारी हैं, लेकिन ये तब मिलेंगे जब हम खुदा को अपना वक्त देंगे। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात मैं समझता हूँ जो हमने आज की, इनफैक्ट हमने उनका गिला दूर कर दिया। जी बिल्कुल। बहुत जरूरी है जनाब, सपोर्ट करें, किसी को, सबको सपोर्ट करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर जोशुआ अभी हमारे साथ होते तो मैं जरूर उन्हें दोबारा से फूल देता और उन्हें दोबारा से बहुत अप्रिशिएट करता, क्योंकि वो है ही इस लाइक। अरे कोई बात नहीं अगस्टिन, अगर बुके नहीं तो
कुछ अलग किस्म का फूल दे देते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ मेरे सेगमेंट में चलें ताकि मैं आप सबको बनाना सिखाऊं किस तरह हम पॉम पॉम फ्लावर्स को बना सकते हैं और अपने रूम को किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी। और वो हम उनको ही नॉमिनेट कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। सो चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि किस तरह पॉम पॉम फ्लावर्स बनाए जाते हैं। मैं और मारिया मिलकर आपको बनाना सिखाएंगे पॉम पॉम फ्लावर्स। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मारिया इकबाल। प्रोग्राम पूरे दिल से के सेगमेंट हैंडीक्राफ्ट में मैं आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह हम आज भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही एलिगेंट सी चीज़ आपके लिए लेके आए हैं। तो चलते हैं एरिक की तरफ कि वो आज हमें क्या बनाना सिखाएंगे। जी एरिक, कैसे हैं आप? मैं ठीक, मारिया आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो एरिक, आज आप ऑडियंस को बताएं कि क्या आप बनाना सिखाएंगे। मुझे सेट पे बड़ी यूनिक सी एक चीज़ नज़र आ रही है जी। बहुत ही फ्लफी से ये फ्लावर्स हैं, तो ये बनाना। जी बिल्कुल, जैसा कि आप हमारे सेट पे आज एक खूबसूरत से फ्लावर बॉल्स देख सकते हैं और जैसा आपने कहा इनका नाम भी यही है, फ्लफी फ्लावर बॉल्स। तो आज मैं आप सब देखने वालों को ये फ्लफी फ्लावर बॉल्स सिखाऊंगा कि किस तरह हम लोग ये खूबसूरत से फ्लावर बॉल्स बना के अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं या अपने किसी भी घर के कोने में हम लोग इसे हैंग कर सकते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि कितने खूबसूरत और एलिगेंट से यहाँ लग रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्राफ्ट की तरफ। तो हमें मेन चीज़ जो चाहिए वो ये क्रैप पेपर्स हैं। ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिलेंगे और हमें इन क्रैप पेपर को यूज़ करते हुए इन फ्लावर बॉल्स को बनाना है। तो हम इसे खोलेंगे और बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हम इसे बनाना सीखेंगे। इसकी अच्छी खासी लेंथ होती है तो हम इसे आसानी से हम लोग अपना कोई भी काम कर सकते हैं। अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि व्यूवर्स, हमने ये पूरे इस क्रैप पेपर की शीट को खोल लिया है। अब हम इसको हाफ करेंगे, इसको हाफ में फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे और आप सब जानते हैं जिग-जैग फोल्डिंग, और इस जिग-जैग फोल्डिंग पे भी आप अपनी मर्जी से ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो मैं इसको अबाउट 1 इंच का फोल्ड दे रहा हूँ और इसको हम जिग-जैग फोल्ड करेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे की साइड। अच्छा, इसमें डिफरेंट कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने एक ही शीट को फोल्ड किया है ना, तो इसमें अगर हम कोई 1-2 शीट और जो है क्रेप पेपर उसको यूज करके हम डबल कलर, जी हम डबल कलर के फ्लावर्स भी बना सकते हैं। और अक्सर हम लोग को बहुत ज़्यादा कलर्स पसंद होते हैं, हम लोग चाहे तो 2 का कंट्रास्ट कर सकते हैं। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इस पूरी शीट को अच्छे से फोल्ड कर लिया। अब आप इसके सेंटर में से इसे पकड़ेंगे और इस आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक रिबन की शेप में आ गया। अगर आपके पास स्टेपलर है तो आप इसको सेंटर में से स्टेपल कर देंगे और कुछ इस तरह की शक्ल में आएगा। और अगर आपके पास रिबन्स हैं तो आप इसको नॉर्मली टाई करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरी भी हमें इसे हैंग करने के लिए एक रिबन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम इसमें एक रिबन टाई करेंगे। मारिया, आप इसे ऐसे पकड़ेंगी। मारिया, आप देख सकते हैं हमारे सेट पे 3 तरह के मैंने बॉल्स हैं। फर्स्ट वन पे थोड़ी इसमें अलग अलग से लेयर्स हैं, इसमें निकली हुई हैं। इसमें ये थोड़े पॉइंटेड हैं और ऊपर वाला भी पॉइंटेड है। तो आप चाहें तो इसके जो पेटल्स, बेसिकली ये पेटल्स हैं इनके, तो आप इनको राउंड पेटल्स बना सकते हैं, पॉइंटेड वन वो बना सकते हैं, और चाहे तो इस तरह के पार्टी पॉपर टाइप की जो होती है चीज़ उस तरह से बना सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमने बनाना फ्लावर था और ये बन गया है। तो अब जो मेन पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट होगा, कटिंग। जी बिल्कुल। तो हम अब इसके कॉर्नर्स को काटेंगे। हमें किस तरह, मारिया आप क्या चाहते हैं, हम लोग इन तीनों में से कौन सी शेप बनाए, या फिर हम लोग राउंड वाला बनाए? राउंड वाला ज़्यादा प्यारा लगेगा। चलिए ठीक है। अब हम इनकी दोनों साइड पे राउंड पेटल बनाएंगे, एक पेटल की शेप देंगे और अच्छे से इसकी कटिंग करके इस फ्लावर को बनाएंगे। हम दोनों साइड पे इसको सेम कटिंग करेंगे इसकी। हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोग हर चीज़ अपने खुद हम हाथों से बनाना सिखाते हैं कि किस तरह हम लोग अपने काम को आसान कर सकते हैं। हम समटाइम्स हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें शॉप्स पर देखते हैं, लेकिन हमारा दिल चाहता है कि हम ले, लेकिन एक्सपेंसिव भी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे रूम में सेटल नहीं हो पाती। तो हम लोग अपनी मर्जी के कलर्स दे के, अपनी मर्जी के आइडियाज़ दे के कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो ये ईजी है। अब आप देख सकते हैं कि एक बो की शक्ल में आ गया है। अब जो इसकी लेयर्स की हमने फोल्डिंग की थी, हम उन लेयर्स को खोलना शुरू करेंगे
और सबसे मेन काम यहाँ शुरू होता है कि ये शीट फटे नहीं। ये जो क्रैप पेपर होता है ये बेसिकली टिश्यूज़ हैं, ये टिश्यू पेपर है। तो हम इसको आराम से इसके लेयर्स को खोलेंगे और आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से फ्लावर बनना शुरू हो जाएगा। एक फ्लावर की शेप में आ जाएगा और एक बॉल फ्लावर बन जाएगा। अगर आप जब आप कोई भी काम इस तरह का कर रहे हो तो प्लीज़ आप अपने सिबलिंग्स की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, ताकि आराम से आपका काम इजीली हो जाए। तो हम लोग इसकी बिल्कुल हम इसकी लेयर्स को खोलना शुरू करेंगे। आपने बहुत ही लाइट हाथों से आराम से आपने इसको खोलना है। मारिया, आप देख रहे हैं ये कितना इंटरेस्टिंग कलर है। ये रॉयल ब्लू कलर बहुत खूबसूरत है। आपके जो लेयर्स सही से कट नहीं हुई उनको आप कट करके इजीली खोल सकते हैं, ताकि फ्लावर के पेटल्स हम लोग इजीली खोल सकें। तो आप इनके जो लेयर्स जो बाकी नहीं कटे उनको आराम से खुद काट लिएगा ताकि इजीली ये खुल सकें। आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ लेयर्स हैं वो जॉइंट है अभी भी, तो आप आराम से इसको खोलते चले जाइएगा। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसे अपने फ्लावर को ओपन कर लिया है। इसकी हर लेयर को हमने इजीली खोल लिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बॉल बन गया है। और आप भी ज़रूर इस तरह के फ्लावर्स बनाएं और अपने घर में हैंग करें। अब देखिए कितना खूबसूरत कलर कंट्रास्ट लग रहा है और उनके साथ थोड़ा मैच। अगर हम लोग मारियस को इसके साथ हैंग करके अपने सेट पे लगाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। तो मारिया, आपका क्या ख्याल है, कैसा लग रहा है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और यकीनन नाज़रीन आपने भी ये सीखा होगा कि किस तरह से एरिक ने इसको हमें बनाना सिखाया है। तो ज़रूर इसको बनाना सीखिएगा, ज़रूर इसको अपने घर में बनाइएगा और इसको हैंग कीजिएगा एज अ डेकोरेशन पीस। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए मुझे और एरिक को। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वाओ एरिक, इट वाज सीरियसली बहुत प्यारे थे डेकोरेशन के हिसाब से। आई थिंक ऐसी चीजें कि अगर हम घर पे ही बना सकते तो हमें बाहर से कुछ सामान लाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स होममेड एंड इट लुक्स मोर प्रिटियर एंड इट्स लुक गुड। सुपर एरिक, बहुत अच्छा पेपर वर्क आप करते हैं और मैं समझता हूं कि हमें ऐसी चीजें बहुत एक्साइटेड करती हैं, हमें बहुत एक्साइटमेंट देती हैं, हमें खुशी देती हैं। सो अगर तो आप खुद अपने ही हाथों से बनाकर ऐसी चीजों को अपने ही घरों में लगाएं या किसी को दें तो उसका जो चार्म होता है वो आपके लिए भी हैप्पीनेस का बायस बनता है और जिसको आप दे रहे हैं उनके लिए भी हैप्पीनेस का बायस बनता है। सो जनाब, मैं समझता हूँ आज का शो भी बहुत 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 आपको पसंद आया होगा। जरूर हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप हमेशा हमें फीडबैक देते हैं, हमें याद है, लेकिन हमारा भी ये फर्ज बनता है कि आप हमेशा ही ये बात बताएं कि आप हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा। और बहुत ही अच्छा मैं समझता हूं कि जोशुआ ने जो आज हमें बातें बताई, वक्त की दया यकी, मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर अगर गिफ्ट अगर आप किसी को दें तो वो आपका वक्त है। सो जनाब, जरूर हमें बताइएगा कैसा रहा आज का हमारा शो। अगले शो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक बहुत ही अच्छी थीम के साथ, बहुत ही अच्छे गेस्ट के साथ। तब तक मुझे, मैरियन को, ब्रिटनी को, एरिक को, हम सबको इजाजत दें। आपका अपना शो जिसका नाम है पूरे दिल से।